नमस्कार, ट्रिलियन ट्रैकर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। ट्रिलियन ट्रैकर यानी कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प है वो सीएम योगी ने लिया है और इस समय ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विजन भी है। लेकिन इस विजन को साकार करने में तमाम जो जिले हैं वो अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। तमाम चीज़ों को कैसे ज़मीन पर उतारा जा रहा है इसे भी समझना बेहद ज़रूरी है। इस समय हम यूपी के ज़िले अंबेडकर नगर में मौजूद हैं। अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो विकास की नई गाथा लिख रहा है अंबेडकर नगर। तो चलिए ट्रिलियन ट्रैकर की शुरुआत करते हैं, लेकिन कहते हैं कि किसी भी ज़िले के संपूर्ण विकास के लिए जो शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है वो जिम्मेदार होता है और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है ज़िले का जिला अधिकारी। तो सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी यहाँ की जिला अधिकारी श्रीमती ईशा प्रिया जी को। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। ईशा जी, आपने एक शानदार पहल की है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, उनको छात्रावास में कैंटीन चलाने की जो शुरुआत है वो आपने की है। मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे क्या सोच थी, मकसद क्या था, उसके पहले मैं चाहूंगी इस शानदार पहल के लिए यहाँ पर बैठे तमाम लोग जरा जोरदार तालियां बजाएं। कैसे सोचा इसके बारे में? बेसिकली समाज कल्याण विभाग की ओर से समस्त ज़िलों में SC/ST छात्रावास चलाए जाते हैं। ये डेफिनेटली समाज कल्याण विभाग से संचालित होते हैं, परंतु इसमें गरीब बच्चे SC/ST OBC जनरल सभी वर्ग के गरीब बच्चे जो शहर में रह के तैयारी करना चाहते हैं वो आके रहते हैं। मैंने जब यहाँ निरीक्षण किया तो पाया कि विभाग ने बहुत अच्छा कायाकल्प कराया। इन हॉस्टल्स का किचन बनाया रखा है, पर फिर भी हर कमरे में बच्चा अपना कुकर रखा हुआ और ख़ुद अपना खाना बना रहा है। तो मैंने अपने ज़िले के अधिकारियों से कहा और अधिकारियों ने बहुत फुर्ती दिखाई और DCNRLM और जो DSW हैं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, इन दोनों ने मिलके आसपास की महिलाओं को इकट्ठा किया और इनकी समूह के द्वारा ये कैंटीन्स इन सभी छात्रावासों में चालू कराए गए। और मैं खुद गई थी वहाँ जब ये कैंटीन संचालित हुए और बड़ा अच्छा लगा कि ये गरीब तबके के बच्चे मेस इंचार्ज बने थे। इन्होंने फूड चार्ट लगा रखा था, हर दिन का मेन्यू बना रखा था और महिलाएं हर्ष के साथ इनको खिला रही थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल यहाँ हुआ है और मुझे आशा है, मैंने ये विभाग को भी भेजा है, मुझे आशा है कि बाकी जनपदों में भी इसको शुरू किया जाएगा। मैम, मैं मानती हूँ कि जो महिलाएं होती हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं और अगर अंबेडकर नगर की बात करें, आप DM हैं, प्राची सिंह जी यहाँ की SP हैं, साथ ही साथ ज्योत्सना बंधु हैं जो ADM हैं, युवा IAS हैं प्रतीक्षा जी, वो भी यहीं पर हैं आपकी टीम में। क्या महिला टीम होने से कुछ बदलाव नज़र आते हैं या आसानी ज़्यादा हो जाती है? मुझे लगता है कि महिलाएं बाय नेचर मल्टीटास्कर होती हैं। अगर हम समान गृहिणी की बात करें तो उसका चूल्हा भी चढ़ा रहता है, रोटी भी पकता रहता है, उधर वो वृद्धजनों को खिलाती भी रहती हैं, साथ में मशीन में कपड़े भी धुलते रहते हैं और पानी भी भर रहा होता है बाथरूम में। तो सामान्य रूप से महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं और माइक्रो मैनेजर भी होती हैं। हर चीज़ को सलीके से देखना, हर छोटी चीज़ को देख के सही करना उनके नेचर में होता है। शायद प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है और इसी कारण जनपदों में भी, हमारे जनपद में तो काफ़ी महिलाएं हैं, महिला अधिकारी हैं, तो मुझे लगता है कि जनपदों में भी मल्टीटास्कर वुमेन अधिकारी होने से कई चीज़ों का एक साथ ध्यान दिया जा सकता है, कई चीज़ों पे, और विकास कई चीज़ों का एक साथ हो सकता है। हाँ, बट महिला अधिकारियाँ माइक्रो मैनेजर होती हैं तो अधीनस्थ थोड़े दुखी रहते हैं बट प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। मैम, अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो विकास कार्यों में यूपी में टॉप 5 में जगह बना ली है अंबेडकर नगर ने करीब 1 साल बाद। इसके लिए आपको सबसे पहले बधाई दूंगी। और आपके ज़िले में टॉप 3 विभाग वो कौन से हैं जो ग्रोथ इंजन बन सकते हैं? मुझे भी जब हम लोग इस बार टॉप 3 में आए तो मुझे बताया गया कि ये उपलब्धि शायद 1 साल बाद आई है और ये टीम एफर्ट था। हर अधिकारी ने बहुत मेहनत की है। आखिरी 5-6 दिन हम लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत करके अपने पैरामीटर्स अच्छे किए। जो जिस लाभार्थी को जो सुविधा मिलनी थी, जो लाभ मिलने थे, उसको ससमय प्राप्त कराया गया। जो हमें डिसबर्स करने थे फंड्स, वो हमने समय से डिसबर्स किया।
इन्हीं बिंदुओं पे KPI बन के पैमाना तय होता है विकास का। और डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं कि हमने इस बार टॉप 3 में जगह बनाई है। अगर मैं ये कहूँ कि टॉप 4 में, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे टॉप 3 विभाग कौन से हैं जो कि ग्रोथ इंजन होगा, तो हमें अंबेडकर नगर की ज्योग्राफी थोड़ी देखनी पड़ेगी। अयोध्या मंडल का एक कृषि प्रधान जिला है अंबेडकर नगर। यहाँ पे अधिकतर लोग वो खेती करते हैं, कृषि पे डिपेंडेंट हैं, भले ही उनके बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हों, बट जो मेन आय है यहाँ पे लोगों का वो अभी भी कृषि है। तो डेफिनेटली कृषि विभाग जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रोथ इंजन है। कृषि क्षेत्र में आज भी अंबेडकर नगर में 30% जो ज़िले का GDP है वो कृषि से आता है। उसमें बहुत सारा स्कोप भी है, हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, हमें कैश क्रॉपिंग करनी है, वहाँ बहुत स्कोप है। दूसरा जो हमारा ग्रोथ इंजन है वो है हमारा MSME या मध्यम और लघु उद्योग। मैं इस यूपी से नहीं हूँ, बट मुझे बताया गया कि टांडा टेरिकॉट एक समय में बहुत ही फेमस था और बच्चे जिद किया करते थे कि मम्मी यूनिफॉर्म टांडा टेरिकॉट से बनवा दो। तो हमें इस ज़िले की वो हिस्ट्री वापस से सजीव करनी है और हम लोग इस पे मेहनत भी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है GM इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका बहुत अहम रोल है। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट विभाग है वो मुझे लगता है वो है NRLM, स्वयं सहायता समूह का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल मुझे दिखता है। हर घर की महिलाओं को अगर हम सशक्त कर देंगे, हर परिवार सशक्त हो जाएगा, हर मोहल्ला सशक्त हो जाएगा और पूरा जनपद सशक्त हो जाएगा। मैम, आपने टांडा का भी जिक्र किया और आपने कहा भी कि इसको सशक्त बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन वो प्रयास क्या होने वाले हैं, उसके लिए क्या कोई ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है? पिछले 2 महीने में हम लोगों ने बहुत वृहद तौर पे सर्वे किया और इस ज़िले की जो समस्या है सप्लाई ओरिएंटेशन की, सप्लाई ओरिएंटेड चेन डेवलप करने की, उस पर हम लोगों ने काम किया और हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं इस ज़िले का जो पावरलूम उद्योग है वो थोड़ा समय से पीछे चला गया है। दे हैव नॉट गॉट अपडेटेड विद टाइम। इसमें हम लोगों ने 3 pronged अप्रोच लिया है। पहला अप्रोच ये है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पावरलूम युवा हैं, उद्यमी हैं जो पावरलूम चला रहे हैं, घर घर में यहाँ टांडा में, जलालपुर में पावरलूम चल रहे हैं, उनको हम CM युवा योजना के अंतर्गत कोलैटरल फ्री, इंटरेस्ट फ्री, मार्जिन मनी सहित लोन दे रहे हैं। उससे वो उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग पावरलूम्स को अपग्रेड करें, क्योंकि जो RPM है आज के डेट में, रोटेशंस पर मिनट, वो पावरलूम की कम हो गई है। उससे क्या हो रहा है कि एक कपड़ा बहुत ज़्यादा समय में बन रहा है, मेहनत उतना ही लग रहा है, आउटपुट कम हो गया है। तो हमें पहला तो ये है कि उनके मशीन्स को अपग्रेड करना है लोन लेके, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स की, इंडिविजुअल उद्यमियों की। दूसरा जो मुझे लगता है कि एक सप्लाई चेन ओरिएंटेड समस्या यहाँ पे है कि वीविंग में तो यहाँ अच्छा काम हुआ है और MSME विभाग ने पिछले गत सालों में टांडा में और अंबेडकर नगर में बहुत मेहनत किया है कि हमारे पास कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बन गए हैं वीविंग के लिए। एक ऑलरेडी यहाँ संचालित है, एक और स्वीकृत कर दिया है राज्य सरकार ने, बट स्पिनिंग पे काम नहीं हुआ है, जिसके कारण आज के डेट में लोग पॉलिस्टर खरीदते हैं, पॉलिस्टर के धागे खरीदते हैं और उससे वीविंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेरिकॉट पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें स्पिनिंग और यार्न बैंक्स लगाने की आवश्यकता है। हमने 2 प्रपोजल स्टेट को भेजा है यार्न बैंक के CFC के लिए और हमें बहुत पॉजिटिव रिप्लाई स्टेट से मिला है। तीसरा जो इसमें एक और बिंदु है वो है हैंडलूम, क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है, हर वर्ग के पास आज के डेट में पैसा है, तो हर कोई चाहता है कि हम यूनिक सामान खरीदें और यूनिक होता है हैंडलूम। तो उसमें हम लोगों ने यहाँ आइडेंटिफाई किया है लोगों को, हम एक हैंडलूम क्लस्टर पे भी काम कर रहे हैं। मैम, क्या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको भी इसके साथ जोड़ने को लेकर कोई काम हो रहा है? क्या तरीके हैं जिस तरीके से इसको जोड़ा जा सकता है? महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही लेके हम हैंडलूम क्लस्टर में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलाई की मशीनें वितरित होती रही हैं, हमारा ODOP भी कपड़ा है। तो हमने देखा कि जब हमने यहाँ पे सिलाई की मशीनें गत कई सालों में सरकार ने बांटी हैं, तो उसमें एक चीज़ सामने आया कि महिलाओं ने उसका बड़ा सदुपयोग किया है। संस्थाएं बना के वो यहाँ पे कपड़े का काम कर रही हैं, यहाँ की चिकनकारी लखनऊ में बिक रही है, यहाँ पे जरदोजी का काम ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने इसी प्रकार की महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जिनको हम लोगों ने पहले भी सशक्त किया है और इनकी एक सूची बना के हम लोगों ने इनको हैंडलूम देने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा है। 30 तारीख से यहाँ पे
भारत सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से एक हैंडलूम की ट्रेनिंग भी समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है, और अभी तक तो बहुत पॉजिटिव हमें लग रहा है और हमें उम्मीद है कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैम, आप खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आप स्किल ट्रेनिंग की जो वैल्यू है, जो महत्व है, वो आप बखूबी समझती होंगी। सरकार का भी बड़ा जोर है और ये पावर लूम हैंडलूम के लिए बेहद ज़रूरी भी है। क्या युवा पीढ़ी को बुनकरी उद्योग से जोड़ने को लेकर भी कुछ काम हो रहा है? यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है यूपी SRLM, उसमें UPSDM, इसमें इनके द्वारा स्किल डेवलपमेंट पार्टनर्स का चयन हुआ है, जिनके द्वारा यहाँ के युवाओं को स्किलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते वर्ष में 2000 युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कि उनको पावर लूम में चलाने की ट्रेनिंग दी गई, उनको टेक्सटाइल ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स दी गई, और उसमें से मुझे बड़ा हर्ष है ये कहते हुए कि 900 युवा सेवा योजित हो गए। तो स्किलिंग का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है और इसको हम लोग आगे भी लेके चल रहे हैं, और UPSDM के साथ हम लगातार संपर्क में भी हैं। मैम, NTPC सीमेंट प्लांट और चीनी मिल जैसे बड़े उद्योग हैं इस जिले में, क्या इसमें लोकल युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए भी कुछ किया जा रहा है, और क्या इस क्षेत्र में स्किल ट्रेनिंग जैसा भी कोई प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है? भारत सरकार की एक अप्रेंटिसशिप योजना आई है, जिसके अंतर्गत स्थानीय युवाओं को अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हीं में से कुछ का चयन भी किया जाएगा। ये सारे PSUs जो हैं वो और सारे बड़े इंडस्ट्रीज़ इस पे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अम्बेडकर नगर में भी इसमें हमें काफ़ी युवाओं को हम इसके थ्रू सेवा योजित कर पाएंगे। इसके अलावा ये बात सही है कि ये जितनी भी बड़े उद्योग हैं, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्थानीय युवाओं को ही लेते हैं, स्थानीय श्रमिकों को ही लेते हैं, और हमारा श्रमिक विभाग लगातार इनके साथ संपर्क में करके श्रमिक कल्याण के लिए काम करता है। मैम, अम्बेडकर नगर में किछौछा शरीफ दरगाह है, सिख परंपरा का बड़ा केंद्र गोविंद साहब धाम भी है यहाँ पर, शिव बाबा मंदिर की बड़ी मान्यता है, अयोध्या से बेहद करीब भी है। अब आप चूँकि पर्यटन विभाग में भी रह चुकी हैं, तो क्या आपने कोई शानदार पहल की है इसको लेकर? अम्बेडकर नगर में स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें, जिस पर सरकार का भी काफ़ी जोर है, क्या इसको लेकर भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? अयोध्या एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में भारत सरकार टूरिज्म विभाग के द्वारा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। अयोध्या हम लोग जब मैं टूरिज्म में थी तो हम लोग एक बहुत अच्छा पैकेज हमारा चलता था, वो था स्पिरिचुअल ट्रायंगल ऑफ इंडिया, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी। और इसमें हमने देखा कि महाकुंभ में बहुत ज़बरदस्त फुटफॉल हुआ, और इन तीनों ज़िलों में जो टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स थे उनकी इनकम बहुत अच्छी हुई इससे। तो डेफिनेटली हम अयोध्या के बैकयार्ड हैं, तो हमें भी टूरिज़्म में हमें भी फुटफॉल मिलने की बड़ी अच्छी उम्मीद है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अयोध्या आने वाले पर्यटकों का लेंथ ऑफ स्टे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर वो ज़्यादा देर रुकेंगे, वो वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, वो वहाँ ख़रीदारी करेंगे, वो वहाँ लोकल दुकानों में खाना खाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी में टूरिज़्म से फ़ायदा होगा। और अगर अयोध्या में लेंथ ऑफ स्टे बढ़ाना है तो उनको अम्बेडकर नगर घुमाना है। तो इस प्रकार से डेफिनेटली मुझे लगता है कि अयोध्या का बैकयार्ड होने के कारण हमारे यहाँ स्पिरिचुअल टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप है। शिव बाबा यहाँ लोकली बहुत प्रचलित है, और मुझे लगता है कि यहाँ अप्रत्याशित भीड़ हर सोमवार को शिव बाबा में लगती है। गोविंद साहब भी हिंदू अनुयायियों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, वो आसपास के जनपदों के लोग वहाँ पहुँचते हैं। किछौछा भी अपने सूफ़ी हेरिटेज के लिए जाना जाता है। तो डेफिनेटली अयोध्या का बैकयार्ड होने के कारण हमारे यहाँ टूरिज़्म का काफ़ी स्कोप है। मैम, आपने कहा लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रुकने की भी ज़रूरत होगी, उसको लेकर क्या व्यवस्था कुछ बनाई जा रही? कोई धार्मिक सर्किट को लेकर भी कुछ आगे आने वाले समय में प्लान हो रहा है? टूरिज़्म विभाग से शिव बाबा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। श्रवण धाम एक मेजर टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में पर्यटन विभाग द्वारा डेवलप किया जा रहा है। गत वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर्यटन विभाग ने काफ़ी पैसा दिया है, और अभी वो काम यहाँ स्टार्ट होगा। तो श्रवण धाम को डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ा लोकेशन के रूप में तैयार कर रहे हैं, और टूरिज़्म सर्किट डेफिनेटली बढ़ेगा। मैम, आत्मनिर्भरता की जब बात होती है तो जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए वो है बिजली, और अम्बेडकर नगर की अगर बात करें तो स्थिति बहुत ठीक नहीं है बिजली को लेकर। क्या सूर्य घर योजना जिसकी बात PM मोदी खुद करते हैं, इस तरीके का कोई चीज़ सोलर प्लानिंग को लेकर भी यहाँ पर कुछ काम हो रहा है क्या? गत एक वर्ष में अम्बेडकर नगर जनपद में सोलर पैनल की जो खरीद है वो बहुत बढ़ी है, काफ़ी नए पैनल यूनिट स्थापित हुए हैं।
सूर्य घर योजना में विभिन्न डिग्रीज़ हैं जिसमें आपको अलग अलग के किलोवाट के आधार पर अलग अलग लेवल की सब्सिडी मिलती है। ज़िले में इसको लेके काफ़ी उत्साह है। मैंने पता किया था तो मुझे पता चला कि गत 1 वर्ष में 6000 सोलर यूनिट्स पीएम सूर्य घर योजना में इस ज़िले में लगे हैं और ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जिससे कि हम बहुत हद तक जो हमारा कोल बेस्ड एनर्जी पे डिपेंडेंस है उसको कम कर सकते हैं। लोगों में रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी है और इसको हम और बढ़ाएंगे। मैम, सरयू और घाघरा नदी से जुड़े इलाके में हर साल बाढ़ और कटान की बड़ी चिंता होती है। अब अगर इस साल की बात करें तो क्या तैयारियां हैं? घाघरा नदी बाय इट्स ओन नेचर एक बहुत ही बाढ़ के समय एक बहुत ही विशाल नदी के रूप में बन जाती है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ विगर। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारे सरयू नदी और घाघरा नदी से जो क्षेत्र लगे हुए हैं वहाँ पे हमें बाढ़ संबंधित तैयारियों को देखना पड़ता है और इसमें इस बार पैसा भी आया है। हम लोगों ने पॉर्क्यूबाइंस भी लगाए हैं जिससे कि कटान कम हो। बट डेफिनेटली एक तैयारी तो जनपद को करनी ही पड़ेगी आपदा के संबंध में और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से हमने टांडा ब्लॉक और आलापुर ब्लॉक जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग बाढ़ से पीड़ित हुए हैं मतलब इतिहास में, उन ब्लॉक्स में हमने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से ट्रेनिंग कराई है। हमने इन 2 तहसीलों में आपदा मित्र बहुत बड़ी संख्या में बनाए हैं। साथ ही हम लोगों ने इन दोनों तहसीलों में इन सभी जो 38 प्रभावित राजस्व ग्राम हैं यहाँ पे हम लोगों ने आपदा चौपाल भी लगाना शुरू किया है और साथ में जो बाढ़ संबंधित टेंडर वगैरह होता है वो सब भी हम देख रहे हैं और हमारी बिल्कुल सतर्क नज़र है। हमारे राजस्व कर्मी बिल्कुल इस पर सतर्कता मेंटेन किए हुए हैं। मैम, एक और बड़ी दिक्कत है जो बरसात में ज़िले के लोगों का जीना मुहाल कर देती है और वो है नालियाँ। पूर्ण सीवेज सिस्टम ज़िले में है नहीं और क्या ज़िले में मॉडर्न सीवरेज सिस्टम या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर भी कोई काम हो रहा है? क्योंकि टांडा का डीपीआर तैयार तो हो गया था लेकिन वो अभी रुका हुआ है। अंबेडकर नगर एक अर्बनाइजिंग डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग अभी तक पूर्णतः अर्बन नहीं हो पाए हैं और हम अभी तक अपने रूरल जो हमारा हेरिटेज है वो हम बहुत ज़्यादा छोड़ नहीं पाए हैं। तो अर्बनाइजिंग ज़िलों में जो समस्याएं होती हैं वही यहाँ भी है। जो छोटी छोटी नगर निकायें बनी हैं वो बहुत छोटी हैं, उनके पास बहुत कम वित्त में रिसोर्सेज हैं और क्योंकि वो बहुत छोटी है इसलिए अभी वो अपनी ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा तैयार नहीं कर पा रही हैं। अंबेडकर नगर में अकबरपुर जो नगर पालिका और टांडा नगर पालिका जो है ये फिर भी बहुत पुरानी है, तो इनमें स्थितियाँ अच्छी हैं। जो वित्त का पैसा उसको भी हम लोग बहुत हद तक नाली निर्माण और इस तरह से ही उन चीज़ों पे ही खर्च करते हैं। टांडा में एसटीपी का एक डीपीआर बना है, उसको हम भेजेंगे। अभी तो आजकल नगर विकास विभाग ने बहुत अच्छी योजनाएं स्टार्ट करी हैं जो कि इन अर्बनाइजिंग ज़िलों के लिए नगरोदय योजना है, नवयुग योजना है, विस्तारित क्षेत्रों के लिए ये योजनाएं हैं। तो डेफिनेटली इससे जो हमारे गैप्स हैं उन पे हम काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन शहरों में जो नए बस रहे शहरों हैं इनको भी हम कंप्लीट अर्बनाइजेशन वाली फैसिलिटीज़ दे पाएँ। मैम, अवध हो या पूर्वांचल, जो दिक्कत है वो छोटी किसानी को लेकर है। जो छोटी जोत के किसान हैं, पश्चिमी यूपी की तरह यहाँ बड़े किसान तो है नहीं और आमदनी की भी बात की जाए तो शायद उतनी आमदनी नहीं है। परंपरागत फसलों के अलावा वैल्यू एडेड फसलों पर भी ध्यान देना होता है। अब इसको लेकर अंबेडकर नगर में क्या काम हो रहा है? इसी संदर्भ में मैं एक बहुत अच्छा पहल जो अंबेडकर नगर में गत कई वर्षों में हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ हम लोगों ने समूह सखियाँ के क्लस्टर्स बनाए हैं। अगर जहांगीरगंज ले ले तो वहाँ 5-6 से 6 क्लस्टर हैं, हर क्लस्टर में 100 से ज़्यादा किसान हैं। ये एक नई पहल करके गौ आधारित खेती कर रहे हैं, रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। तो ये नए तरह के पहल यहाँ हो रहे हैं जिसमें कि फ्रैगमेंटेड फार्मर्स साथ आ रहे हैं और 100-150 फार्मर एक साथ अपने चक को साथ ला के एक लार्ज स्केल फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और जहाँ भी स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स होते हैं वहाँ यही कोशिश होती है कि हम उसको क्लस्टरिंग करके एक हम लार्ज स्केल फार्मिंग कर पाएँ। तो वही यहाँ भी प्रयास है। इसके अलावा कैश क्रॉप्स की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। कुछ हमारे प्रगतिशील किसान हैं जो बरवा मिर्ची और ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, बट अभी भी हम बहुत हद तक चावल और गेहूँ परंपरागत की कृषि का कार्य ही कर रहे हैं। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेके आएँ। दलहन तिलहन के हम लोग जगह समय समय पे बीज बांटते हैं, बट अभी इसमें और काम करने की आवश्यकता है और कृषि विभाग इसके प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है कि इस पे वो काम कर रहे हैं।
मैम, हम लोग खेती की बात करें तो ज़रूरी है कि प्राकृतिक खेती की भी बात करें, जैविक खेती, इसको बढ़ावा देने को लेकर भी क्या यहाँ पर कुछ काम हो रहा है? जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे वुमेन लेड प्राकृतिक खेती, वुमेन लेड ऑर्गेनिक फार्मिंग पिछले कुछ गत वर्षों से चल रहा है, जिसमें अभी हाल में हम लोगों ने सरकार के 12 वर्ष का के कार्यक्रम किए थे। उसमें महिलाएं आई थीं, ड्रोन सखियां आई थीं जो ड्रोन उड़ा के दिखा रही थीं, और कई समूह कृषि सखियां आई थीं जो कि बता रही थीं कि मैडम हमने गो आधारित जो हमारे रेसिड्यूज़ होते हैं, गो आधारित मैन्योर्स होते हैं, उसके माध्यम से वो कृषक खेती कर रही है और रसायन मुक्त उपज वो तैयार करके जनपद में उपलब्ध करा रही हैं। मैम, ज़िले की अगर साक्षरता की बात कर लेते हैं, लगभग 72 से 74% है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभी भी जो छात्र हैं वो अयोध्या जाते हैं, प्रयागराज और लखनऊ, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे। क्या अंबेडकर नगर को भी एक एजुकेशन हब के तौर पर बनाने की कोई प्लानिंग हो रही है? मेरी बात मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंबेडकर नगर ऑलरेडी एक एजुकेशन हब है। मैंने लास्ट एक मीडिया प्रोग्राम में भी कहा था और मैं फिर कहूँगी, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं प्रतापगढ़ में रही हूँ, वहाँ प्रभारी डीएम जब भी डीएम सर कहीं जाते थे तो हम लोग चरित्र सत्यापन के लिए डीएम ऑफिस में आते हैं, और प्रतापगढ़ में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा आते थे सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी के कैरेक्टर सत्यापन के लिए। अंबेडकर नगर में भी बहुत ज़्यादा युवा जो हैं वो सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में हैं, और किसी भी दिन मेरे पास 50 से कम चरित्र सत्यापन के लिए फॉर्म नहीं आते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ के पेरेंट्स बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पिछड़ा जिला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग का स्कोप नहीं है, तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स मेहनत करा रहे हैं। नीट का रिजल्ट आया था, पूरा अखबार अचीवर्स से पटा पड़ा था। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन की बात करें तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ है, मेडिकल की बात करें तो राजकीय मेडिकल कॉलेज यहाँ है। तो डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी अ एजुकेशन हब। और आप किसी भी सेवा की ले लें, IAS, IPS, सब में अंबेडकर नगर से बहुत लोग हैं। मैं लखनऊ में थी तो मुझे तो बहुत लोग मिलते थे, और जब मेरा जिलाधिकारी अंबेडकर नगर का आदेश आया तो मुझे सचिवालय से इतने फ़ोन आ गए कि मैंने कहा भाई ये लखनऊ से कम नहीं है, यहाँ सारे लोग वहीं के हैं। मैम, अगर अकबरपुर की बात करें या टांडा हो या फिर बसखारी हो, ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या है, और ये आपसे समझना चाहेंगे कि क्या लोगों की जागरूकता की कमी है या फिर जिद है लोगों की, या फिर कड़ाई ही कम है इसको लेकर? बेसिकली ये सारे पुराने मोहल्ले हैं, ये बहुत पुराने मोहल्ले हैं। जब वो बसे थे उस समय आज के जो मॉडर्न बिल्डिंग बाईलॉज के पैरामीटर्स है वो लागू नहीं थे, तो लोगों ने बहुत संकरी गलियों में घर बना ली। उस समय शायद इतने बड़े गाड़ियाँ भी नहीं थी जब ये मोहल्ले बसे थे। तो एक चैलेंज तो है ही, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं जहाँ तक हो सके इससे लोगों को समाधान दें इसमें। और अभी SP मैडम बात करेंगी, वो शायद आपको इस पर और बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किसी भी ज़िले के जब समग्र विकास की हम बात करते हैं तो उस ज़िले की जो तमाम बुनियादी ढांचा है, तमाम जो ज़रूरतें हैं और ख़ास तौर से जो योजनाएं हैं उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो इस ज़िले के विकास अधिकारी की होती है। तो अब मैं मंच पर जो अगले हमारे अतिथि हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे बीच में CDO श्री आनंद कुमार शुक्ला जी, मैं चाहूँगी मंच पर आएँ और ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो।